संजना, ओ संजना, देखो तो तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए कितना रो रहा है। दिनेश ने ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाई। ओफो, बाथरूम में थी, चैन से कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जनाब को मेरी जरूरत है, इसलिए रो रहे हैं मेरे लिए। जब इन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तो साहबजादे पूछेंगे भी नहीं। संजना बाथरूम से निकलकर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए सहज भाव से बोली। दिनेश संजना की बात सुनकर एकदम से संजीदा हो गया। उसके सामने उसकी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। वो सोचने लगा कि उसके माता पिता ने भी तो इतने ही कष्ट उठाए होंगे ना। नहीं नहीं, शायद इससे भी कहीं ज्यादा कष्ट उठाए होंगे, क्योंकि पिताजी की 15,000 की प्राइवेट नौकरी थी। उतनी कम तनख्वाह में पिताजी ने 4 जनों के परिवार को कितने कष्ट से पाला होगा, ये वही जानते होंगे। उसे तो बस इतना याद है कि पिताजी देर रात तक ओवर टाइम करते थे और माँ हम दोनों भाइयों को चूल्हा फूंक फूंक कर रोटियां खिलाती थी। और जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने परिवार को संभालने लायक हो गए, तो अपने माँ बाप को ही भूल गए। पिताजी के परलोक सिधारने के बाद माँ कितनी अकेली और लाचार हो गई है। ऐसे में एक लाचार माँ को अपने पास ना रखने का विचार कितना गलत है। माना मेरा बड़ा भाई माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता, तो क्या मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं माँ को प्रेम से अपने पास रखूं? माँ को अपने पास रख लेने से मेरा कौन सा खजाना खाली हो जाएगा? ये तो प्रेम की बात है, श्रद्धा की बात है दूध का कर्ज चुकाने की। फिर ये ईर्ष्या कहाँ से आ गई थी मेरे मन में? माँ बड़े भैया के घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर भी संजना के दबाव में आकर मैंने माँ को भैया के घर भेज दिया। एक बार फोन करके माँ का हालचाल ले लेता हूँ, सोचते हुए दिनेश अपने बड़े भाई रमेश को फोन लगाने लगा। ये सुबह सुबह किसे फोन कर रहे हैं आप? संजना ने पूछा। माँ को, दिनेश रुंधे कंठ से बोला। माँ को फिर से अपने पास रखने का इरादा है क्या? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं नहीं रखने वाली तुम्हारी माँ को। काम धाम तो कुछ करती नहीं, ऊपर से काम अलग बढ़ा देती है। संजना खींच भरे स्वर में बोली। संजना, दिनेश जोर से दहाड़ उठा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके बच्चों की देखभाल करूं या आपकी दमे की मरीज माँ की? संजना भी ऊंची आवाज में बोली। संजना, ये मत भूलो कि बुढ़ापा हम पर भी आएगा। अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही सुलूक करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? दिनेश बोला। जो भी हो, माँ को रखने की जिम्मेदारी केवल हमारी ही है क्या? उनके एक बेटा बहू और भी तो है। अरे हमारे पास तो इतनी आमदनी भी नहीं है, उस पर भी पूरे परिवार का खर्च। उनको भी रखकर हम और कष्ट नहीं उठाना चाहते। हर महीने हजारों रुपए तो उनकी दवाई में खर्च हो जाते थे। संजना चिढ़कर बोली। संजना, बस भी करो। माँ पर कितने पैसे खर्च होते थे, बड़ा हिसाब रखा है तुमने। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कितनी मुश्किल से करते हैं, इस बात का एहसास तुम्हें माँ बनने के बाद भी नहीं हुआ। दिनेश क्रोध से तमतमा कर बोला। दिनेश, ये अंदाजा केवल मुझे ही होगा क्या? तुम्हारे भैया भाभी को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए। बेरुखी भरे स्वर में संजना ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई। दिनेश के सामने अपनी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? रमेश की बीबी तो मुझे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती। मेरे पति नहीं रहे और तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं बूढ़ी कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरूंगी। जाते समय माँ बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। अब मैं क्या करूँ माँ? तुम में और संजना में पटती ही नहीं है, और फिर मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि तुम्हारी दवाइयों का खर्च उठा सकूं। दिनेश थोड़ा सकुचाते हुए बोला। वाह बेटा, हमने तुम दोनों भाइयों को कितने कष्ट से पाला। खुद तकलीफ सही, पर तुम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी। और आज मुझ अकेली माँ का खर्च उठाने की ताकत तुम दोनों भाइयों में से किसी में नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें माँ की नहीं पत्नी की जरूरत है? कहकर माँ ने एक झटके से अपना टीन का बक्सा उठाया और चल दी। दिनेश का मन आत्मग्लानि से भर उठा। अपनी माँ का हालचाल लेने के लिए उसने तुरंत अपने बड़े भाई रमेश को फोन किया, तो फोन उसकी भाभी ने उठाया। हेलो हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ भाभी। माँ आसपास हैं क्या? माँ तो आपके घर में थी ना, यहाँ अकेली कैसे आ जाएंगी? भाभी ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या माँ वहां नहीं है? तो फिर वो कहाँ चली गई? दिनेश घबराहट भरे स्वर में बोला। मुझे क्या मालूम? इतना कहकर दिनेश की भाभी ने फोन काट दिया। माँ वहां नहीं गई तो कहाँ गई होंगी? हे भगवान, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? दिनेश अपना माथा पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गया। ये लो, चाय पी लो, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। संजना सामने टेबल पर चाय का प्याला रखकर बोली। नहीं पीनी है मुझे चाय वाय, तुमने ही मेरी माँ को घर से निकाला।
अब वो भैया के घर पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगी मेरी माँ, किस हालत में होंगी। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो तो। कहकर दिनेश बच्चों की भांति फपक फपक कर रोने लगा। संजना को भी अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो दिल की उतनी बुरी नहीं थी। उसका सोचना था कि जेठ जी बैंक में मैनेजर हैं, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। माँ जी वहां रहेंगी तो वे भी आराम से रहेंगी और हमारा खर्चा भी बचेगा। पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि माँ जी वहां ना जाकर कहीं और चली जाएंगी। कहीं माँ जी को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी गलती की सजा मेरी सासू माँ को मत देना, उनकी रक्षा करना प्रभु। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी माँ को हर संभव जगह ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चल पाया। तब हार कर उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब जाकर कुछ दिनों में मालूम पड़ा कि वे वृद्धाश्रम में हैं। वे लोग तुरंत भागकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही संजना अपनी सास के पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रहने दे बहू, ज्यादा ढोंग मत कर। मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। अब आराम से रहो तुम लोग, मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ हैं। फिर वे अपने बेटे की तरफ मुखातिब हुई, मेरे हृदय से एक बात निकल रही है बेटा, भगवान करे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे ना निकले। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम लोगों को ऐसे दिन देखने पड़े। जीवन की संध्या बेला में हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका आखिरी समय अपनों के साथ बीते, पर मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आज भी तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है माँ, घर चलो माँ। दिनेश भाव विवल होकर बोला, हाँ माँ जी, पुरानी बातें भुला दीजिए, वो आपका ही घर है, हम लोग आपके अपने हैं। स्वार्थ की परत अब मेरी आंखों से हट चुकी है माँ जी। संजना पश्चाताप भरे स्वर में बोली तो उसकी सास की आंखें भी भर आईं और भाव विवल होकर उन्होंने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।